हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या फिर अदर ब्रांच का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट, यानी कि लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का। तो आज हम इसके टॉप 30 इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ताकि जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है यहाँ पे कि विद्युत शक्ति के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए निर्मित संयंत्र को कहते हैं। अब विद्युत शक्ति के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए निर्मित संयंत्र को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है विद्युत केंद्र बोलेंगे, या फिर पावर स्टेशन बोलेंगे, या फिर पावर प्लांट बोलेंगे, या फिर जनन केंद्र बोलेंगे, या फिर उपरोक्त सभी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए जो यहाँ पे संयंत्र निर्माण करते हैं, उसको हम विद्युत केंद्र भी बोलते हैं, और पावर स्टेशन भी बोलते हैं, और पावर प्लांट भी बोलते हैं, और जनन केंद्र भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो नाम अच्छे से याद होना चाहिए, तो इसीलिए हमने सारे नाम यहाँ पे लिख दिए कि मतलब एक चीज़ को देखिए, एक चीज़ को कितने नामों से जान सकते हैं? विद्युत केंद्र के नाम से, या फिर पावर स्टेशन के नाम से, या फिर पावर प्लांट के नाम से, या फिर जनन केंद्र के नाम से। मतलब एक चीज़ को इतने नामों से जान सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया यहाँ पे कि तापीय शक्ति संयंत्र के लिए थर्मल पावर सिस्टम के लिए या फिर प्लांट के लिए स्थल के चयन हेतु मुख्य कारक हैं। अब स्थल के चयन हेतु मुख्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कच्चे माल की उपलब्धता हो सकती है, या फिर राख के निवर्तन की सुविधा, या फिर पर्याप्त क्षेत्रफल की उपलब्धता, या फिर पर्याप्त जल की उपलब्धता, या फिर ऑप्शन ई परिवहन तथा संचार सुविधाएं, या फिर ऑप्शन यहाँ पे क्या कहते हैं, या फिर जो हो जाएगा हमारा श्रमिकों की उपलब्धता, या फिर ऑप्शन जी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, कच्चे माल की उपलब्धता भी हो जाएगा, और राख के निवर्तन की सुविधा भी हो जाएगी, और पर्याप्त क्षेत्रफल की उपलब्धता, और पर्याप्त जल की उपलब्धता, और परिवहन तथा संचार सुविधाएं, और श्रमिकों की उपलब्धता। मतलब यहाँ पे अगर हमें तापीय शक्ति संयंत्र के लिए स्थल का चयन करना है, तो इतनी सारी चीज़ें होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन जी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसलिए क्वेश्चन को ले लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ों को बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्या है कि बॉयलर के दहन कक्ष को वायु की आपूर्ति की जाती है। अब बॉयलर के दहन कक्ष में जो वायु की आपूर्ति होती है, उसको हम किस प्रकार से पूरा करते हैं? तो ऑप्शन है बल प्रवात पंखे से, या फिर ऑप्शन बी प्रेरित प्रवात पंखे से, या फिर ऑप्शन सी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बॉयलर में दहन कक्ष को वायु की जो आपूर्ति होती है, उसको पूरा करने के लिए हम बल प्रवात पंखे का भी यूज़ करते हैं, और प्रेरित प्रवात पंखे का भी यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। आगे देखिए कि तापीय शक्ति संयंत्र के प्रमुख अंग हैं। अब तापीय शक्ति संयंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन है भाप जनित्र या बॉयलर, ऑप्शन बी संघनित्र, या फिर ऑप्शन सी भाप इंजन या भाप टरबाइन, या फिर ऑप्शन डी विद्युत जनित, या फिर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। अब देखिए ताप शक्ति संयंत्र के जो प्रमुख अंग हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, भाप जनित्र या बॉयलर भी होगा, और संघनित्र भी होगा, और भाप इंजन या भाप टरबाइन भी होगा, और यहाँ पे विद्युत जनित्र भी होगा। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन ही सारे होंगे, उपरोक्त सभी होंगे। तो इस क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में अपने इस वीडियो को शेयर भी करते चलें, चैनल को भी शेयर कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया यहाँ पे कि तापीय शक्ति संयंत्र में सहायक युक्तियाँ हैं। अब देखिए तापीय शक्ति संयंत्र में जो सहायक युक्तियाँ कौन कौन सी यहाँ पे हैं, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि ईंधन ढुलाई उपकरण, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्यूल हैंडलिंग इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन बी ईंधन दहन उपकरण, जिसको हम बोलते हैं फ्यूल कंप्यूजिशन इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन सी राख निवर्तन उपकरण, जिसको हम एस डिस्पोजल इक्विपमेंट बोलते हैं, और ऑप्शन डी दिया गया है कि शीतल जल उपकरण, जिसको कूलिंग वाटर इक्विपमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन ई दिया गया है धूल निस्तारण उपकरण, जिसको हम डस्ट रिमूविंग इक्विपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जी दिया गया उपरोक्त सभी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तापीय शक्ति संयंत्र में जो सहायक युक्तियाँ होती हैं, यहाँ पे सारी होंगी। ईंधन धुलाई उपकरण भी होगा, और ऑप्शन बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ए भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन जी क्या, मतलब यहाँ पे सारे होंगे, ऑप्शन जी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारा। 6 देखते हैं क्या है कि अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि उपसाधन जिसको हम एसेसरीज़ बोलते हैं तो क्या होती हैं, उपसाधन क्या होते हैं। तो युक्तियाँ जो क्या कहते हैं यहाँ पे कि आप ऑप्शन ने क्या दिया गया यहाँ पे कि वे युक्तियाँ जो संयंत्र की दक्षता बढ़ाने में सहायक होती हैं, या फिर ऑप्शन बी अतितापक जिसको हम सुपर हीटर्स बोलते हैं, और ऑप्शन सी मितोपयोजक जिसको इकोनॉमिजर बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी वायु पूर्वतापक जिसको एयर प्री हीटर्स बोलते हैं, और ऑप्शन यहाँ पे ई दिया गया है कि भरण जल तापक जिसको फ्यूल वाटर हीटर बोलते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन जी सभी। तो देखिए दोस्तों, उपसाधन जो एसेसरीज़ होता है उसका जो यहाँ पे मुख्य यूज़ है, ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, मतलब यहाँ पे सारे होंगे। तो उपसाधन जो यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सारे हो जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते चलें। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया यहाँ पे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को कहते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल से जो विद्युत शक्ति हमें मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, तापीय विद्युत बोलेंगे, या फिर जलीय विद्युत बोलेंगे, या फिर रासायनिक विद्युत बोलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जल से प्राप्त हो रही है ऊर्जा तो उसको हम जल विद्युत ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या है कि भूमिगत बिजली घर अंडरग्राउंड पावर स्टेशन बनाया गया है। तो भूमिगत यहाँ पे तो भूमिगत जो बिजली घर है इसको हम अंडरग्राउंड पावर स्टेशन बोलते हैं। तो बनाया किसका कहाँ बनाया गया है, तो एक मैथन नाम का एक क्या कहते हैं शहर है, तो वहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि हाइड्रो पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। अब हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे कितने टाइप के होंगे, ऑप्शन ए कन्वेंशनल प्लांट, या फिर ऑप्शन बी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, या फिर ऑप्शन सी रन ऑफ वाटर प्लांट, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं कन्वेंशनल टाइप के भी होते हैं, पंप स्टोरेज टाइप के भी होते हैं, रन ऑफ रिवर टाइप के भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सभी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है कि कम शीर्ष वाली योजनाओं में बहुधा पानी का आयतन होता है। अब कम शीर्ष वाली जो योजना होती है उसमें जो पानी का आयतन होता है क्या होता है, कम होता है, या फिर बहुत अधिक होता है, या फिर बहुत कम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि कम शीर्ष वाली योजनाओं में जो पानी का आयतन होता है बहुत अधिक ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं क्या होते हैं। तो ऑप्शन है वे ताप ऊर्जा संयंत्र जिनमें उष्मा एक या कई नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त होती है, या फिर ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्राय आधार लोड संयंत्र के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हो जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं आपको पता होगा कि वे ताप ऊर्जा संयंत्र जिनमें उष्मा एक या कई नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त होती है, या फिर ऑप्शन बी इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रायः आधार लोड संयंत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दोनों बातें जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए मतलब सटीक बैठती हैं। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्या है कि नाभिकीय अपक्रियाएँ होती हैं। तो नाभिकीय अपक्रियाएँ कितने टाइप की होती हैं। तो ऑप्शन है संलयन, या फिर ऑप्शन बी विखंडन, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे नाभिकीय अपक्रियाएँ जो होती हैं संलयन वाली भी होती हैं और विखंडन भी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए काउंटिंग में पूछ लेता है 1 2 करके, तो 2 ही टाइप का होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी देखते हैं 13 वाला क्या दिया गया है कि नाभिकीय संलयन अपक्रिया है। तो अब नाभिकीय संलयन अपक्रिया क्या दी गई है यहाँ पे, अब आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ये दिया गया है कि इसके अंतर्गत 2 हल्के नाभिक मिलकर एक जटिल नाभिक बनाते हैं, या फिर ऑप्शन बी इसके अंतर्गत भारी नाभिक तोड़ा जाता है, या फिर ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाभिकीय संलयन का मतलब जोड़ना, तो अब जोड़ने से मतलब है तो इसमें तोड़ेंगे तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो होगा नहीं, और ऑप्शन सी तो कोई ना कोई तो होगा ही। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 हल्के नाभिक जो हम लेते हैं और उनको एक जटिल नाभिक बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन की जाती है। तो ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन जो हम करते हैं किस में करते हैं, एसी में करते हैं, अल्टरनेटिव करंट में, या फिर ऑप्शन बी डीसी में, या फिर ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों में
या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन जो हम करते हैं एसी के द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट एसी हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि ताप विद्युत पावर स्टेशन कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ताप विद्युत पावर स्टेशन जो हमारे होते हैं कन्वर्ट करते हैं, ऑप्शन ए केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर ऑप्शन बी हाइड्रोलिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तब देखिए यहाँ पे ताप की बात की गई है कि ताप विद्युत पावर स्टेशन कन्वर्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे केमिकल हो जाएगा, क्योंकि ताप क्या होगा, कोयला होगा, कोयले से तो ताप उत्पन्न होगा, कोयला होगा, लकड़ी होगी, तो इस टाइप से कुछ पदार्थ होंगे जो ताप को उत्पन्न करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्या है कि ऑक्सीजन अशुद्धि के कारण सिस्टम पावर में उत्पन्न समस्या। तो ऑक्सीजन अशुद्धि के कारण सिस्टम पावर में ऑक्सीजन अशुद्धि के कारण स्टीम पावर में उत्पन्न समस्या क्या होगी, ऑप्शन ए फॉर्मिंग होगी, या फिर ऑप्शन बी क्या कहते हैं गवर्नर होगा, या फिर ऑप्शन सी पेंट स्टोक होगा, या फिर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम एनालाइज़र होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन अशुद्धि के कारण जो स्टीम पावर में उत्पन्न समस्या होती है वो एक प्रकार से स्पेक्ट्रम एनालाइज़र होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्या अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टर्म हाइड्रोलिक पावर प्लांट से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है कि CRO, ऑप्शन बी दिया गया है कि मैग्नेटर्म, और ऑप्शन सी दिया गया TWT, और ऑप्शन डी दिया गया फॉर बे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और आशा करते हैं दोस्तों बोरिंग टाइप महसूस नहीं हो रहा होगा। देखिए 18 क्या है कि मॉडरेटर के रूप में यूज़ होते हैं। तो अब मॉडरेटर के रूप में हम किसको यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को, या फिर ऑप्शन बी सिलिकॉन एंड जर्मीनियम को, या फिर ऑप्शन सी ग्रेफाइट हैवी वाटर एंड बेरिलियम को, और ऑप्शन डी अलाफ यानी कि सभी को। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रेफाइट ही और हैवी वाटर और बेरिलियम का यूज ही करते हैं मॉडरेटर में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्या है कि यांत्रिक विधि से कोयला जलाने हेतु प्रयोग किया जाता है। अब यांत्रिक विधि से अगर हम कोयला जलाना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन है स्टोकर्स को, या फिर ऑप्शन बी ग्रेफाइट को, या फिर ऑप्शन सी Z5 को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यांत्रिक विधि से कोयला जलाने हेतु हम स्टोकर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 की तरफ, देखते हैं क्या है कि द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली क्रिया को कहते हैं। अब द्रव ऊर्जा को यदि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो एक क्रिया क्या कहलाएगी, द्रवित ऊर्जा कहलाएगी, या फिर रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी, या फिर द्रव गति कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा होता है द्रव ऊर्जा को यदि हम यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम द्रव गति ही बोलते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखते हैं क्या है कि लो हेड प्लांट यानी कि लो हेड प्लांट, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में लो हेड प्लांट में बोलते हैं, तो इसमें जल शीर्ष होता है। तो अब इसमें जल शीर्ष क्या होगा, ऑप्शन ए 45 से 30 मीटर होगा, या फिर ऑप्शन बी 300 मीटर होगा, या फिर ऑप्शन सी 45 मीटर से कम होगा। तो अब देखिए लो हेड प्लांट में क्या होता है, ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि जो जल शीर्ष होगा 45 मीटर से कम होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि हाई हेड प्लांट में जल शीर्ष होता है। अब हाई हेड प्लांट में जल शीर्ष क्या होगा, 45 से 30 मीटर होगा, या फिर 45 मीटर से कम होगा, या फिर ऑप्शन सी 300 मीटर से अधिक होगा, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 300 मीटर से अधिक ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हाई की बात कर रहा है, मतलब हाई वाला हम यहाँ पे देख ऐसे, मतलब अगर हम ट्रिक से बात करें तो अगर यहाँ पे हाई हेड प्लांट की बात कर रहा है, जल शीर्ष पूछ रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि लो हेड प्लांट के बारे में पूछ रहा है, तो जो सबसे कम होगा, इससे यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सबसे कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जैसे कि थर्मल पावर सिस्टम की, यहाँ पे देखिए आ गया क्वेश्चन कि थर्मल पावर सिस्टम की लाइफ होती है। तो थर्मल पावर सिस्टम की लाइफ क्या होती है, यहाँ पे आपको बताते चलें, तो ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे 3 से 40 साल, या फिर ऑप्शन बी 50 से 100 साल, या फिर ऑप्शन सी 40 से 60 साल, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए थर्मल पावर सिस्टम में जो लाइफ टाइम होती है कितनी होती है, 30 से 40 साल होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखते हैं क्या है कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट की लाइफ टाइम होती है। अब हाइड्रोलिक पावर प्लांट की बात कर रहा है तो इसकी लाइफ टाइम क्या हो जाएगी जल शक्ति संयंत्र की। तो ऑप्शन ए 30 से 40 साल, फिर ऑप्शन बी 40 से 60 साल, या फिर ऑप्शन सी 50 से 100 साल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 100 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखते हैं क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की लाइफ टाइम होती है। अब नाभिकीय पावर प्लांट की लाइफ टाइम क्या होती है। ऑप्शन ए 40 से 60 साल होती है, या फिर ऑप्शन बी 50 से 100 साल, या फिर 3 से 40 साल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 40 से 60 साल होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि नाभिकीय ईंधन है। तो नाभिकीय ईंधन के नाम दिए गए यहाँ पे, आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 और पीयू 239 तथा थोरियम 232। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमने यहाँ पे लिख दिया कि नाभिकीय ईंधन ये होते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है कि तापीय शक्ति संयंत्र में भाप उपजाने में प्रयोग करते हैं। अब देखिए तापीय शक्ति संयंत्र में भाप उपजाने में हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बॉयलर का यूज़ करेंगे, या फिर रिएक्टर का, या फिर हीट एक्सचेंजर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हम बॉयलर का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में भाप उपजाने में किसका यूज़ करते हैं। अब देखिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र की यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे ताप शक्ति संयंत्र की बात की जा रही है। ताप के लिए तो हमारा बॉयलर हो गया। अब नाभिकीय के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको समझ में आ गया होगा, और इतने क्वेश्चन आपको बताएं, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों देखिए एक काम करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अपने चैनल को शेयर भी कर दीजिए। और बाकी देखिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल का चैप्टर वाइज जिस प्रकार से हमने यहाँ इसको बताया, इसी प्रकार से चैप्टर वाइज सारी वीडियोज़ हमने बना रखी है। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी तो टॉप 25 की एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। बाकी इतने करा दिए सारे करते रहिए, और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की एकदम फिक्र ही ना करिए। जब तक हम हैं तब तक आप फिक्र ना करिए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करा देंगे। और देखिए आपको क्या करना है, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि जो अपनी फैमिली थोड़ा सा और बड़ी हो जाए। और देखिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।